हेलो बच्चों, वेलकम टू ईसरल। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट अ टीचर बाय पैशन। तो बच्चों, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा संपूर्ण सीरीज के अंदर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इन 2 पार्ट्स में हमने एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर कराया बच्चों। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन को कवर कराए, लेकिन हर लाइन का पोस्टमार्टम हमने कराया बच्चों। जहां जहां हमें जरूरत लगी हम बहुत ज्यादा डिटेल में गए हैं। वो सारी चीजें अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ी है। क्रिप्टोर्चिडेज, मॉर्कीपेक्सी, ऑर्किडेक्टोमी की अपन बात करें बच्चों, ये देखो कलरफुल डायग्राम्स अपन ने सारी चीजें, हर चीज को अपन ने यहां पर बच्चों मेंशन करा है जो एनसीईआरटी के अंदर है और जो एनसीईआरटी के बाहर से आपसे पूछी जा सकती है। जहां जहां पर चीजें ऐसी थी कि भाई पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, उनको अपन ने स्टार मार्क कर रखा है बच्चों। इसके अलावा फिर एक और जगह जहां पर बच्चों को यूजुअली दिक्कत आती है, वो कौन सी जगह थी बच्चों? वो होती है गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको भी बच्चों अपन ने काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी करा है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार कि आपको पता चल जाएगा कि भाई किस जगह अपन ने उसको मेंशन करा है। आप उसको देख सकते हो बच्चों। ईसरल की ऐप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी डाउनलोडेबल फॉर्म में। एक्सटर्नल जेनेटेलिया है बच्चों ये फीमेल का। इसके बाद फिर अभी अपन आगे देखेंगे गैमेटोजेनेसिस आएगा। वहां पर भी हमने 2 फ्लो चार्ट्स देखे हैं। मेमोरी ग्लैंड्स हो गई ये बच्चों। यहां पर आपको oogenesis कंप्लीट फ्लो चार्ट है। इसको एक बार यदि अपन ने समझ लिया तो फिर oogenesis में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ईसरल का रिजल्ट बच्चों, भव्या शर्मा रैंक 1 हिमाचल टॉपर नीट 2020 के अंदर। इसके बाद फिर बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और यहां पर आपको मिल जाएगा बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट फ्लो चार्ट है। तो ये जितनी भी पूरी की पूरी पीडीएफ है बच्चों, मार्क पीडीएफ जो मैंने मार्क करी है, जिसमें मैंने सारी चीजें इनपुट्स ऐड कर दिए हैं, ये आपको ईसरल की ऐप पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से जाके ईसरल की ऐप डाउनलोड करें। वहां पर संपूर्ण नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज का कोर्स है बच्चों, उसको ऑप्ट करें और फिर वहां से ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बच्चों आज जो इसका लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो स्टार्ट करेंगे अपन। और जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स बच रहे हैं पहले तो वो देख लेते हैं। और फिर बच्चों उन टॉपिक्स को आज फिर अगेन जैसे अभी तक हमने डिटेल में सारी चीजें देखी है वैसे देखेंगे। जहां जहां सिर्फ एनसीईआरटी ने जितना दे रखा है उतना पढ़ने की जरूरत है, वहां पर उतना पढ़ेंगे। जहां पर हमें डीप में जाने की जरूरत है, बियॉन्ड एनसीईआरटी जाने की जरूरत है, वहां पर वो भी करेंगे। तो बच्चों क्या क्या देखना है आज अपने को? एक तो आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि अभी तक अपन क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद फिर बच्चों अपन ने गैमेटोजेनेसिस देख लिया कि किस तरह से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ अपन ने रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात कर ली कि भाई कब ओवुलेशन होता है। लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म मैंने आपको बता दिया, लाइफ स्पेन ऑफ ओवम मैंने आपको बता दिया। अब गैमेट्स तो बन गए, लेकिन अब गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसी के बाद तो प्रेगनेंसी इंड्यूस होगी ना भाई। तो फर्टिलाइजेशन गैमेट्स के फ्यूजन को अपन कहते हैं। और उसके बाद बच्चों फिर जब जाइगोट बन जाता है तो वो मदर की यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। 9 महीने तक वहां पर अटैच रहता है, जिसके बाद फिर बच्चों बेबी का बर्थ होता है। उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? पार्च्यूरेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अपन देखेंगे बच्चों। और बच्चों जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो कौन सा टॉपिक है? वो है अपना प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मदर की यूट्रस के साथ अटैच होगा, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और उसके बाद बच्चों फिर अपन कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी अब चालू हो गई है। कब बोलेंगे? आफ्टर इम्प्लांटेशन बोला जाता है कि भाई प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। और लास्टली हम पढ़ेंगे बच्चों लैक्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से। तो क्या कहती है एनसीईआरटी? पहले एनसीईआरटी की बात सुन लेते हैं, एनसीईआरटी की भावना को समझ लेते हैं। भावना को समझना ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्या बोल रही है यहां पर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, दैट इज इंसेमिनेशन। क्या होता है? जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होती है, कोइटस का एक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों? जो मेल पेनिस है दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना ऑफ द फीमेल, और फिर मेल पेनिस से सीमन इजेकुलेट होता है और किसमें इंट्रोड्यूस होता है बच्चों? इनटू द वजाइना, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब ये सीमन वजाइना में एंटर कर जाता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी सीमन में क्या है बच्चों? मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि एक इजेकुलेशन में 3 to 4 ml ऑफ सीमन इजेकुलेट होता है, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं बच्चों वो अब किस में आ गए? इनटू द वजाइना आ गए बच्चों। नाउ
द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, इनमें फ्लैजुलर मूवमेंट होता है जिसकी मदद से ये स्विम करते हुए, स्विम किसमें करेंगे बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्रस और सर्विक्स में जो वॉल होती है उसमें ग्लैंड्स होती है जिनसे लगातार सिक्रीशंस निकलते हैं, जो कि एक एक्वस मीडियम है, उसके थ्रू बच्चों स्विम करते हुए किधर जाने की कोशिश करेंगे, कहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे बच्चों, अप टू दी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पहुंचने की कोशिश करेंगे बच्चों, ये एम्पुला वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताया था क्या होती है बच्चों, एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों, द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो सर्विक्स और यूट्रस को क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place। तो स्पर्म्स का तो एम्पुला तक पहुंचना जरूरी है ही सही, लेकिन फर्टिलाइज किसके साथ करेंगे भाई, उसके लिए एग भी तो चाहिए, ओवम भी तो चाहिए। ओवम कौन रिलीज करता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है बच्चों। ऑल्टरनेट साइकिल्स में एक एक ओवरी एक ओवम को रिलीज करती है। मान लो एक साइकिल में यदि राइट ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है तो अगली साइकिल में लेफ्ट से होगा बच्चों। यूजुअली ये देखने को मिलता है, एक्सेप्शंस कई बार हो जाते हैं बच्चों, एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, कभी भी इसमें वेरिएशंस आ जाती है। बट ह्यूमंस में यदि हम बात करें तो एक साइकिल में दोनों में से एक ही ओवरी एक सिंगल ओवम को रिलीज करती है, दोनों ओवम को एक साथ रिलीज नहीं करती। तो ये जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, इसका भी तो भाई फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुंचना जरूरी है। और ये कैसे पहुंचेगा, ओवम तो मोटाइल होता नहीं है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जब फेलोपियन ट्यूब पढ़ाई थी कि फेलोपियन ट्यूब की वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स होती है प्लस सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, दोनों मिलकर इस ओवम को एम्पुला तक पहुंचाते हैं बच्चों। नाउ क्या कह रही है एनसीईआरटी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक की, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। पहले भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों स्पर्म और ओवम एक साथ एम्पुला में पहुंचे। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही कारण है कि भाई इनके एक साथ पहुंचने की टाइमिंग में मिसमैचिंग हो जाती है। कई बार ओवम तो पहुंच गया, स्पर्म्स नहीं पहुंचे, स्पर्म्स तो पहुंच गए, ओवम नहीं पहुंचा, तो फिर उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी कारण से मेल और फीमेल में जितने भी कोइटस होते हैं, हर कोइटस से प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं होती। सिर्फ उसी कोइटस में प्रेगनेंसी इंड्यूस होगी जिसमें ओवम और स्पर्म के बीच में फ्यूजन होगा। और ये कब होगा, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसी टाइमिंग क्रिएट हो कि हाँ कि भाई दोनों एक समय पर एम्पुला में अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम होता है बच्चों, इसको ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma. एक बार पढ़ लेते हैं फिर अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। In the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum. बताया था लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ओवम का, सेकेंडरी oocyte का, वो तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म उसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जो डीजेनरेट हो जाती है। और फिर बच्चों जो ओवम बनता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो क्या होगा, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगेन जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं, एनसीईआरटी नई नवेली दुल्हन शर्माती है, पूरी बात बताती नहीं है। यहां पर भी यही करा है। यहां पर इन्होंने क्या करा, इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म स्विम करते हुए पहुंच गए भाई, पहुंचने के बाद फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है। साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई जब स्पर्म जोना पेलुसिडा, अपन ने पढ़ा था बच्चों लास्ट लेक्चर में, एक बार रिकॉल कर लो, नहीं याद आ रहा हो तो वापस से जाकर देख लो, कि जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल से बच्चों, रप्चर होने के बाद उसमें तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड, यानी कि मियोसिस सेकंड में अरेस्टेड रुकी हुई, उसके आसपास ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है दूसरे एनिमल्स के अंदर, और उसके बाहर बच्चों
कोरोना रेडिएटा, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स की एक या दो लेयर्स होती है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर ओवम कहलाते हैं, जिसके साथ स्पर्म फ्यूज होगा। अब स्पर्म को सेकेंडरी oocyte तक पहुंचना, तो उसके लिए उसको जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा दोनों को पेनिट्रेट करना जरूरी है। तो बच्चों यहां पर वो वाला इवेंट जो है एनसीईआरटी ने नहीं बताया। एक और चीज यहां पर जो मिस हो रही है वो है कैपेसिटेशन बच्चों, जो डिटेल में एनसीईआरटी बात नहीं करती है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? बच्चों होता क्या है, ये जो स्पर्म्स हैं जब इनसेमिनेट होते हैं इनटू द वजाइना, यदि अपन इनके स्विम करने की स्पीड की बात करें बच्चों, तो जिस स्पीड से ये स्विम करते हैं उस स्पीड से इनसेमिनेशन के आधे घंटे बाद ही कुछ स्पर्म्स कहां पहुंच जाएंगे बच्चों? ओवम तक पहुंच जाएंगे, यदि उस समय ओवम एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में है तो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ओवम एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में है, उस वक्त कोइटस होता है किसी मेल और फीमेल में, तो फिर फर्टिलाइजेशन कितनी देर बाद होने की प्रोबेबिलिटी है? चांसेस हैं 30 मिनट्स आफ्टर इंसेमिनेशन। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये जो अभी स्पर्म्स इंसेमिनेट हुए हैं वजाइना में, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ओवम को पेनिट्रेट करके उसके साथ फ्यूज हो सके, उसके बाहर जो लेयर्स है जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा, उनको पेनिट्रेट करके वो फ्यूज हो सके उसके साथ। इस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए उनको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फैक्टर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इन द सिक्रीशंस ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स। तो बच्चों ये जो स्पर्म्स जब मूव करते हैं थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस, तो उसके सिक्रीशंस में ये जो फैक्टर्स होते हैं, जिनमें कैल्शियम आयन भी है, इनकी मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है टू फर्टिलाइज द ओवम। एक और चीज होती है बच्चों, भाई ये कैसे पहचानेगा ओवम कि भाई ये जो स्पर्म है ये सेम स्पीशीज का है या नहीं? बच्चों सेम स्पीशीज, हम स्पीशीज को डिफाइन करते हैं ना, स्पीशीज में वही मेंबर्स आते हैं जो आपस में मेटिंग करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन का एक नहीं कर सकते बच्चों। उसका रीजन क्या है? अलग अलग स्पीशीज के गेमेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बच्चों, फ्यूज नहीं करते। इसका मतलब रिकॉग्निशन होती है यहां पर भी। जो ओवम है वो ह्यूमन स्पीशीज के स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ह्यूमन ओवम ह्यूमन स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है। कैसे करता है? ये भी कैपेसिटेशन के वक्त हो रहा है बच्चों। यूट्रस और सर्विक्स के सिक्रीशंस में ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो स्पर्म का एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है ना बच्चों, उसके ऊपर एक लेयर होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसको हटा देता है। जैसे वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर हटती है बच्चों, तो जो स्पर्म का एंटीरियर मोस्ट एंड है वहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं बाइंडिन प्रोटीन। और ये जो बाइंडिन प्रोटीन होता है ना बच्चों, यही रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा ओवम को पहचानने में कि हाँ कि भाई ये स्पर्म ह्यूमन का ही है। क्यों? क्योंकि इस बाइंडिन प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर किसके ऊपर होता है? जोना पेलुसिडा के ऊपर। तो जब ये स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ कांटेक्ट में आएगा तो स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट बाइंडिंग प्रोटीन जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट उस रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या, यहां पर लिख रहा हूं उस रिसेप्टर का नाम में ZP2 ZP3 रिसेप्टर ऑन जोना पेलुसिडा। याद रखना ZP जोना पेलुसिडा। इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं कि ये PDF आप डाउनलोड कर भी लोगे तो तभी काम की है जब आपने लेक्चर अटेंड कर रखा हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शॉर्ट टर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो तभी समझ में आएगी जब लेक्चर अटेंड कराओ, तो इसका ध्यान रखें। तो ZP2 ZP3 रिसेप्टर ऑन जोना पेलुसिडा आर स्पेसिफिक किसके लिए? फॉर बाइंडिंग प्रोटीन ऑन स्पर्म सरफेस। ये इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, इसके बिना फ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा जब तक इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ना हो। तो ये सारी कैपेसिटी किसकी मदद से डेवलप हो रही है? विद द सिक्रीशंस ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स बच्चों। और इस एक्ट को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन क्या हो गया बच्चों? दी कैपेसिटी डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी इन द स्पर्म्स टू फर्टिलाइज द ओवम इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। जिसमें एक तो इनके ऊपर से कोलेस्ट्रॉल की लेयर हटाई ताकि ये बाइंडिंग प्रोटीन एक्सपोज हो, ताकि जब ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आए तो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो, ताकि रिकॉग्निशन हो सके कि आगे भाई अपना ही स्पर्म है, फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाना है। दूसरा, ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए, सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करने के लिए एक विगरस मोटिलिटी, एग्रेसिव स्पीड मोटिलिटी चाहिए बच्चों, जो कैसे डेवलप होती है? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन यूट्रस एंड सर्विक्स सिक्रीशंस। दिस इज नोन एज कैपेसिटेशन। और इस कैपेसिटेशन को होने में बच्चों 4 से 6 घंटे लग जाते हैं।
तो वही स्पर्म्स ओवम को फ्यूज कर पाएंगे जिनका कैपेसिटेशन हो चुका है। आगे बात समझ में। अब बच्चों कैपेसिटेशन हो गया, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आए थे वजाइना में, उनमें से ज्यादातर तो बच्चों वजाइना में ही फेगोसाइटोज हो जाते हैं, वहां पर मैक्रोफेजेस होती है, वो उनको खत्म कर देती है। ठीक है, तो कुछ हजार स्पर्म ही कहां तक पहुंचते हैं बच्चों, अप टू दी ओवम। लेकिन सारे थोड़ी फ्यूज होंगे, फ्यूज तो एक ही होता है। एक से ज्यादा हो गए बच्चों तो जो जायगोट बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो खत्म हो जाता है। तो जरूरी क्या है कि भाई डिप्लॉयड ही बने। डिप्लॉयड बनने के लिए एक स्पर्म और एक ओवम ही फर्टिलाइज होने जरूरी है, इससे ज्यादा स्पर्म्स नहीं हो सकते। एक से ज्यादा स्पर्म्स होते हैं तो बच्चों उसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी, जो नेचुरली या नॉर्मली ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलती। यदि पॉलीस्पर्मी होगी तो जो जायगोट बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चों, ये ध्यान रखो। अब ये पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है भाई? ऐसा क्यों है कि भाई इतने सारे स्पर्म्स ओवम तक पहुंच रहे हैं लेकिन फर्टिलाइज एक ही हो रहा है? इसके लिए क्या फिनोमिनन है? तो इसके लिए भी फिनोमिनन है बच्चों। क्या फिनोमिनन है? जैसे ही जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता हुआ स्पर्म कहां तक पहुंचेगा? अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, सेकेंडरी oocyte, जो कि अभी क्या है? सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। वहां तक कैसे पहुंचेगा? कैपेसिटेशन हो गया, तो इंटरेक्शन हुआ जोना पेलुसिडा और स्पर्म में, ZP2 ZP3 रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन में। ठीक है भाई। दूसरा, यदि जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके उसको सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन तक पहुंचना है बच्चों, तो यहां पर अब काम आएंगे एक्रोजोम। बताया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में सामने एक बैग होता है स्पर्म के आगे वाले पार्ट में, न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ, जिसके अंदर स्पर्म लाइजेंस एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसमें मेन एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, जो किसको डिसॉल्व करता है? हाइलुरोनिक एसिड को। बता चुका हूं बच्चों ऑलरेडी में, यह हाइलुरोनिक एसिड किस में प्रेजेंट है? जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट है। कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है उनके बीच में भी प्रेजेंट है। तो ये जो एक्रोजोम है बच्चों, ये रिलीज करेगा एंजाइम्स को, और ये एंजाइम जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच में जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको डिसॉल्व करते हुए उनके बीच में से रास्ता बनाएंगे। उस रास्ते में से स्पर्म कहां पहुंच जाएगा बच्चों? अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, जो अभी मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है। जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है बच्चों, क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी में चेंज होता है। ये इंपैक्ट ह्यूमंस में कम देखने को मिलता है बच्चों, दूसरे एनिमल्स में ज्यादा होता है। इसको हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक। डीपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, उसके अक्रॉस आयंस का मूवमेंट होता है, और जो चार्ज होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बच्चों वो चेंज होते हैं। सिर्फ इतना सा समझ लो, इसको हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक, जो ह्यूमंस में कम इफेक्टिव है, इसका कम रोल होता है। जो मेन चीज है जो उस सेकेंडरी oocyte के अंदर सिर्फ एक ही ओवम को एंटर होने देगी बच्चों, वो मेन चीज क्या है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर देखेंगे अपन, देखो ये क्या है, यहां पर ये आपको सेकेंडरी oocyte दे रखी है बच्चों, इसमें एक ही अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही एक स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है वैसे ही ये तो बच्चों क्या है? ये तो है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है जोना पेलुसिडा। जैसे ही ये एंटर करेगा इस सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में से कुछ सिक्रीशंस ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में किस में चले जाएंगे बच्चों? इन द स्पेस बिटवीन दी जोना पेलुसिडा एंड द सेकेंडरी oocyte, और इस स्पेस में जाके कलेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा अब कैसी हो जाएगी? टफ हो जाएगी। इस जोना पेलुसिडा को जो अब टफ हो चुकी है बच्चों, हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इतनी टफ है कि ये बाकी के स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देगी। ये जो बैरियर यहां पर क्रिएट हुआ है बच्चों, रिलेटिवली थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए इसको स्लो ब्लॉक कहते हैं। जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में चेंज हुआ था उसको फास्ट ब्लॉक कहते हैं। वो भी बाकी के स्पर्म्स के एंट्री को रोकता है, ये भी बाकी के स्पर्म्स के एंट्री को रोकता है। तो फास्ट ब्लॉक, चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte occurs as soon as a sperm comes in contact with it और penetrates it। सेकंड चेंज क्या हो रहा है? जो सेकेंडरी oocyte है उसके साइटोप्लाज्म में से कुछ सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स निकलकर स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा टफ हो जाती है, बाकी के स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देती। इस मेम्ब्रेन को अब हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दीज टू फिनोमिना प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमंस। इसमें से मेन ह्यूमंस में स्लो ब्लॉक होता है, बाद वाला होता है बच्चों, पहला वाला नहीं होता। ये जो इवेंट होता है बच्चों जिसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन रही है, इसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं बच्चों उनको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। आ गया समझ में कैसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होती है? तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों, जितना अभी आपको जरूरी है। कंसेप्चुअली नहीं समझोगे तो देखो फिर रटने वाली चीज हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। होता क्या है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर स्पर्म पूरा का पूरा जो है वो अंदर नहीं आता है बच्चों।
होता क्या है बच्चों, अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, भाई स्पर्म कहां तक आ चुका है, अब वो सेकेंडरी oocyte तक आ चुका है, उसको पेनिट्रेट कर लेता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बचेंगे बच्चों स्पर्म के, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक न्यूक्लियस, सिर्फ ये दो चीजें बचती, बाकी सब खत्म हो जाता है बच्चों। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किसमें काम आएगा, अब जो जाइगोट बनेगा उसके फर्स्ट डिवीजन में, पहले बताया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मैंने, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ओवम का सेंट्रोल यहां पर काम में नहीं आता, नहीं होता बच्चों। और जो न्यूक्लियस है वो हेप्लॉइड है, वो हेप्लॉइड न्यूक्लियस किसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा बच्चों, विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और अल्टीमेटली एक जाइगोट बनाएगा। लेकिन उसके पहले क्या होगा, जैसे वो एंटर करेगा, जो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड थी मेटाफेज सेकंड में, वो अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी, ओवम बनाएगी, सेकंड पोलर बॉडी बनाएगी, सेकंड पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी, और फिर जो अब ओवम बन रहा है, एक बन रहा है, उसका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो फ्यूज करेगा विद द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द स्पर्म, और एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से बच्चों अल्टीमेटली एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है बच्चों, उस डिप्लॉइड जाइगोट में डिविजन्स चालू होते हैं। जो अर्ली डिविजन्स होते हैं कब तक बच्चों, अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 32 to 64 सेल्ड स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम ब्लास्टुला भी बोलते हैं। ये जो स्टेज बनती है, यहां तक जितने भी डिविजन्स हो रहे हैं इस जाइगोट में, वो सब क्या कहलाते हैं बच्चों, क्लीवेज कहलाते हैं। अब अलग से हमने यहां पर ये नाम क्यों दे दिया, सेल डिवीजन ही बोल देते, क्लीवेज क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ये स्पेसिफिक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। इन सेल डिविजन्स में क्या हो रहा है बच्चों, देखो मान लो ये जाइगोट बन गया यहां पर, है ना, स्पर्म्स को अभी भूल रहा हूं, ये पेनिट्रेट हो चुका है, एक जाइगोट बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। अभी बच्चों इसके आसपास जोना पेलिस्ट्रा है, दिख रही है आपको। अब इसमें ये पहला डिवीजन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अभी भी टोटल साइज ऑफ दीज टू डॉटर सेल्स मिला लो तो वो जाइगोट के बराबर है। फिर इनमें एको डिवीजन हुआ, 2 से 4 सेल्स हो गई, लेकिन इनका टोटल साइज अभी भी उस जाइगोट के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइटोप्लाज्मिक अमाउंट है वो नहीं बढ़ रहा हर डिवीजन में, साइटोप्लाज्म का टोटल अमाउंट उतना ही रह रहा है जितना कि जाइगोट में था, बढ़ ही नहीं रहा हर डिवीजन में, जबकि हर डिवीजन में इंटरफेस में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है यूजुअली। तो इन सेल डिवीजन्स में जो इनिशियली होते हैं अप टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बच्चों, इनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ जो न्यूक्लियर मटेरियल है बच्चों वही रेप्लिकेट करके डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो पहले डिवीजन, पहले क्लीवेज में 1 से 2 सेल बनेगी, हर डॉटर सेल को यहां पर ब्लास्टोमियर बोला जाता है। दूसरे क्लीवेज से 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं ये डिवीजन्स बच्चों, जो पहला डिवीजन होता है बच्चों वो मेरिडियोनल इस तरह से होता है, दूसरा इस तरीके से होगा, 4 बन गई, उसके बाद तीसरा बच्चों हॉरिजॉन्टल होता है। इतना याद रख लो बस आप, पहले 3 क्लीवेज, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। तो पहले से 2 सेल बनेगी, दूसरे से 4, तीसरे से 8 बन गई। 8 से 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोरुला बोलते हैं। 8 to 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड एज मोरुला बिकॉज ऑफ इट्स मलबरी लाइक अपीयरेंस। ठीक है, फिर बच्चों 32 से 64 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्यों बोला बच्चों, जब ये 64 सेल स्टेज बन जाती है तो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं स्पेसिफिकली। कैसे अरेंज करते हैं, कुछ सेल्स तो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है और ये मिलकर क्या बनाती है बच्चों, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। जब ये क्लीवेज कंप्लीट होता है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हो एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है आपको, जैसे जैसे ये डिविजन्स हो रहे हैं वैसे वैसे साथ ही साथ बच्चों ये जो डेवलपिंग जाइगोट है, एम्ब्रियो है, ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ भी बढ़ रहा है बच्चों। जैसे यहां पर बच्चों एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जब तक पहला क्लीवेज हुआ ये यहां पर आ गया, फिर दूसरा क्लीवेज हुआ तो यहां तक आ गया, तीसरा क्लीवेज हुआ तो यहां तक आ गया बच्चों। जब तक ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब तक ये यूट्रस में पहुंच जाता है, और इस जर्नी में कितना समय लग जाता है बच्चों, 7 डेज लग जाते हैं। और 7 डेज के बाद क्या होगा बच्चों, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ये वॉल ऑफ यूट्रस जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, एंडोमेट्रियम, जो काफी थिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, प्रोलिफरेटेड है, प्रोजेस्टेरोन लेवल अभी भी हाई है बच्चों, तो उसके साथ अब ये अटैच हो चुका है बच्चों। जैसे ये इसके साथ अटैच होगा इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन।
क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन किसकी मदद से हो रहा है बच्चों? इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की मदद से। ये स्टिकी एडहेसिव सेल्स होती है बच्चों, इनका सरफेस एडहेसिव होता है, ये टेंडेंसी रखती है अपने आसपास के सरफेस पर अटैच होने की। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहां से लेकर यहां तक भी तो कहीं पर भी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अटैच कर सकती थी, यहां पर भी अटैच कर देती, क्यों नहीं कर रही? ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब तक वो यहां तक नहीं आता तब तक इसके आसपास क्या बनी रहती है? जोना पेलुसिडा बनी रहती है। जब ये सुटेबल हो गया इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, यूट्रस में आ चुका है, तब जोना पेलुसिडा डिसोल्व होती है बच्चों। यदि पहले ही हो जाए तो हो सकता है वो फेलोपियन ट्यूब में चिपक जाए और इम्प्लांटेशन वहीं हो जाए। वो अब नॉर्मल जगह है, वहां पर पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो सकती। ऐसी प्रेगनेंसी जहां पर अब नॉर्मल साइट पर इंप्लांटेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर, याद कर लेना बच्चों। पूछा जाता है कई बार कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। इसमें क्या हो रहा है? इंप्लांटेशन एट अब नॉर्मल साइट। होना यूट्रस में चाहिए, उसको छोड़कर कहीं हो रहा है। तो आगे बच्चों बात समझ में क्लियर है? तो ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया अपने को भाई क्लीवेज क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहां पर इंप्लांटेशन हो रहा है, कौन सी सेल इंप्लांटेशन में मदद करती है। यहां पर भी बच्चों आप देखोगे सारी की सारी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ रही इंप्लांटेशन में, कुछ ही सेल्स आ रही है। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर की भी वो सेल्स जो इंप्लांटेशन में मदद करती है, जो इस ब्लास्टुला को इस वॉल के साथ अटैच करती है बच्चों, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली सेल्स ऑफ रोबर। तो बच्चों पता चल रहा है ना, एनसीईआरटी बहुत कुछ छुपा के रखती है अपने अंदर। ठीक है, और ये सब आपको कहां मिल जाएगा? ये तो बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत कंसेप्चुअली और विजुअलाइजेशन के साथ एनिमेशन, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों पिछले 2 पार्ट्स में हमने वहां पर यूज करी थी। वो एनिमेशंस कहां पर प्रेजेंट है? ईसरल की ऐप के लेक्चर्स में। ठीक है, तो बच्चे जो रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं, जो अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 रैंक लाना चाहते हैं, अंडर 10 रैंक लाना चाहते हैं, उनके लिए सफिशिएंट नहीं है रैंक लाने के लिए। ठीक है, रैंक लाने के लिए आपको 355 360 नंबर लाने पड़ेंगे बायोलॉजी में, और यदि आपको अंडर 50 रैंक चाहिए तो फिर जितना डिटेल में अपने पे लेक्चर से उतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी टॉपर्स हैं वो क्या करें? इसको देखने के बाद एक बार ऐप पे जाके जो लेक्चर्स हैं उनको फटाफट, वहां पर आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो बच्चों लेक्चर की, जरूरी नहीं 1x में देखो, 1.25 1.5 1.75 x में भी आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। जो एडिशनल चीजें हैं, एक्स्ट्रा है, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। जो ऑलरेडी यहां कवर कर ली उनको पढ़ने की जरूरत फिर नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी क्या बोलती है यहां तक इंप्लांटेशन तक, और फिर आगे की बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों वन हैज टू रिमेंबर that the sex of the baby has been decided at this stage itself। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो बच्चों, सीधी सी बात है। उसमें डिपेंड करेगा कि भाई स्पर्म के अंदर एक्स था या वाई था। यदि स्पर्म के अंदर वाई था तो मेल बेबी होगा, यदि एक्स होगा तो बच्चों फीमेल बेबी होगा, क्योंकि ओवम में तो एक्स ही होता है। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes overproduced by the female have the sex chromosome X. सारे ओवा में X ही होगा बच्चों। Whereas in the male gametes दोनों पॉसिबिलिटी है, किसी में X हो सकता है, किसी में Y हो सकता है। Hence, 50% of the sperms carry the X chromosome while the other 50% carry the Y. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY. XX होगा तो female, XY होगा तो male, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male baby. क्लियर है बच्चों? तो XX वाली फीमेल, XY वाला मेल होता है। You will learn more about the chromosomal patterns in chapter 5. जेनेटिक्स में बात होती है। That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. ये भी बच्चों हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि यदि फीमेल बेबी का बर्थ हो जाए तो मातम बनाने लग जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। अब खैर लिटरेसी के साथ समय बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चों गाँव में चले जाओगे, इनफैक्ट शहरों में भी काफ़ी पढ़े लिखी फैमिलीज में भी यही मानसिकता है। इसको बदलने की जरूरत है। और दूसरी मानसिकता क्या है? ये मान के चलते हैं यदि फीमेल बेबी होती है तो फीमेल को दोष दिया जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, वाइफ को दोष दिया जाता है, हस्बैंड को कुछ नहीं बोला जाता। जबकि यहाँ पर जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों? स्पर्म डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जेंडर डिसीजन किसके थ्रू हो रहा है? मेल के लिए। ठीक है, एडिटिंग यहाँ पर। तो इसका मतलब जेंडर डिसीजन कौन कर रहा है बच्चों? मेल कर रहा है। तो फीमेल को उसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो पहली बात तो यही गलत है कि हम ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड। मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन सरासर गलत है, और उसके लिए कम से कम फीमेल को दोषी ठहराना तो उससे भी ज्यादा गलत है।
नाउ द माइटोटिक division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. ये बता दिया बच्चों मैंने आपको, भाई डिवीजन चालू हो जाएंगे, इनिशियल डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। नॉर्मल सेल डिवीजन से इनमें क्या अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसके दौरान ये कहां पर किस तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स द यूट्रस बच्चों, ठीक है। जो डॉटर सेल्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एम्ब्रियो विद 8 to 16 क्या बोलते हैं बच्चों, 8 to 16 सेल स्टेज में क्या बोलेंगे, मोरुला बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज मोरुला। तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज में बच्चों इसको हम मोरुला बोलेंगे। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, जो कि 32 से 64 सेल स्टेज होता है, इसको ब्लास्टोला भी कह सकते हैं बच्चों। ब्लास्टोसिस्ट इसलिए कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था आसपास तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी, फिर बीच में एक कोने पर कुछ सेल्स अरेंज हो गई थी, इनर सेल मास, और बीच में कैविटी थी। वो कैविटी क्या होती है बच्चों, उस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, और कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्ट। तो बच्चों ह्यूमंस में जो ब्लास्टोला स्टेज आ रही है ना 32 से 64 सेल स्टेज, उसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसील। इसीलिए ह्यूमंस के ब्लास्टोला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज ब्लास्टोसील। The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast, बता दिया, and an inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. Trophoblast का क्या काम होता है, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. तो जो trophoblast layer है बच्चों वो तो implantation में मदद करेगी, यूट्रस की वॉल के साथ यानी कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगी, 9 महीने तक अब ये एम्ब्रियो वहां पर अटैच रहेगा। प्लेसेंटा डेवलप होगा बच्चों, यही ट्रोफोब्लास्ट बाद में क्या बनाती है बच्चों, एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसको हम कहते हैं कोरियन। अभी हम आगे आपको बताऊंगा बच्चों, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात नहीं कर रखी। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके बाहर 4 मेम्ब्रेन्स होती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो को बाहर की तरफ से कवर कर रही है, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा मींस आउटर, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के बाहर की तरफ है। 4 कौन कौन सी होती है, कोरियन, ये बता देता हूं, एमनियन नाम याद रख लो, तीसरी यॉक्सेक, और चौथी एलेंटोइस। वापस से बता रहा हूं बच्चों, नाम लिख देता हूं मैं, ज्यादा डिटेल देखनी है तो बच्चों फिर ऐप पे जाके लेक्चर में देख लो, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होगा कभी भी, ठीक। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है बच्चों, उनके नाम लिख देता हूं मैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 4 होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है, पहली कोरियन, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से बनेगी, यही कोरियन बच्चों अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट किसके कांटेक्ट में, यूट्रस के, यही कोरियन मेम्ब्रेन बनाएगी। इसी कोरियन मेम्ब्रेन में से बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जो किसमें अंदर घुस जाते हैं, इन्वेजिनेट हो जाते हैं बच्चों यूट्रस की वॉल में, और एक पक्की स्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं यहां पर बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है बच्चों, मदर के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो सारी चीजें डिफ्यूज होकर, ट्रांसपोर्ट होकर, एडिटिंग यहां पर, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होकर किसमें आ जाती है बच्चों, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ब्लड में आती है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है बच्चों, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, जब तक वो मदर के यूट्रस में है तब तक वो अपने लंग्स को यूज नहीं करता ऑक्सीजन के लिए, उसको ऑक्सीजन मदर के ब्लड से मिलती है। कौन सा स्ट्रक्चर इस ट्रांसपोर्ट में मदद कर रहा है, प्लेसेंटा। कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है वो, प्लेसेंटा कोरियन बनाती है बच्चों। फिर तो प्लेसेंटा में 2 चीजें हो गई, फीटस की तरफ से तो ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, दूसरा एंडोमेट्रियम का टिश्यू, दोनों मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसको प्लेसेंटा कहते हैं। एक तरफ मदर की ब्लड वेसल्स होती है, एक तरफ फीटल ब्लड वेसल्स होती है बच्चों। दोनों का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, दोनों अपने अपने वेसल्स के अंदर हैं बच्चों, ठीक है, और कैपिलरी वॉल के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों। दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है जो आपको याद रखनी, एमनियो। ये भी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, और इस एमनियन के अंदर बच्चों एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा डूबा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि वो डेसिकेट नहीं हो, ड्राई नहीं हो बच्चों, ठीक। तीसरी मेम्ब्रेन होती है बच्चों यॉक्सेक, इसका न्यूट्रिशन में रोल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ह्यूमंस में क्योंकि प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। लेकिन कहां रोल होता है बच्चों, शुरुआत में इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा फीटस के, डेवलपिंग एडिटिंग यहां पर शुरुआत में इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एम्ब्रियो के ब्लड का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना, सर्कुलेटरी फ्लूइड में ये बात होती है बच्चों। फिर 4 कौन सी, एलेंटोइस। ये 4 मेम्ब्रेन्स होती है एम्ब्रियो के आसपास बाहर की तरफ बच्चों, जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है।
फिर से देख लेते हैं, एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, क्या कह रही है भाई। तो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब जो इनर सेल मास था, अभी अपने क्या देखा था, मतलब मान लो ये यूट्रस है बच्चों, ठीक है, यहां पर ये अटैच हुआ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक, बाहर की तरफ क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और अंदर की तरफ क्या थी बच्चों, इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास को अपन दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये जो इनर सेल मास की सेल्स है ना बच्चों, अल्टीमेटली यही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इनके अंदर क्या कैपेसिटी है कि वो हमारी बॉडी की जितने भी टाइप की सेल्स है, जितने भी टाइप के टिश्यूज है, उन सबकी सेल्स में डिवाइड और डिफरेंशिएट हो सकती है। और ऐसी सेल जो किसी भी दूसरे टाइप की सेल के अंदर डिवाइड और डिफरेंशिएट हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टोटिपोटेंट सेल और स्टेम सेल। तो इनर सेल मास की जो सेल्स है वो कैसी सेल्स है बच्चों, स्टेम सेल्स होती है, और इनसे फिर पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो अटैचमेंट में मदद करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी मदर के ब्लड से, और जो इनर सेल मास की सेल्स है बच्चों, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो और बेबी बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए लिख रखा है द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। फिर क्या होता है बच्चों, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये अटैच होता है बच्चों, एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है ना, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लेती है। इसका मतलब पूरे 9 महीने में जो डेवलपिंग बेबी है उसके बाहर पहले तो क्या होगी, मेम्ब्रेन्स चारों, और इन चारों मेम्ब्रेन्स के भी बाहर क्या होती है बच्चों, अ लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं ना, उसी की सेल्स इस पूरे स्ट्रक्चर को भी कवर कर लेती है बच्चों। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. कब होता है, 7 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन बता दिया। यहां से हम मानेंगे कि प्रेगनेंसी चालू हो गई है, जेस्टेशन चालू हो गया है, जेस्टेशन पीरियड चालू हो गया है, जो करीब 9 महीने का होता है, 270 डेज का होता है बच्चों। आ गई बात समझ में, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। तो पीछे तो अपन ने सारी चीजें देख ही ली। नाउ नेक्स्ट क्या कह रही है एनसीईआरटी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि भैया प्रेगनेंसी चालू हो गई है, इस दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। पहले 8 वीक तक तो डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 8 वीक तक हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और फिर 9th वीक से बर्थ तक क्या बोला जाता है, फीटस। आफ्टर बर्थ, जब तक कि फिर 1 साल का न हो जाए बच्चा, तो बर्थ से लेकर 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड का मतलब क्या है बच्चों, अभी बताया ना मैंने, जो कोरियोन मेम्ब्रेन है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी, उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, एंडोमेट्रियम के अंदर घुसेगी, और इस तरह से जैसे फिंगर्स लॉक होती है वैसे लॉक हो जाएगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा को पूरी तरह से मैच्योर होने में, बनने में, फंक्शनल होने में करीब 3 महीने लग जाते हैं बच्चों। तो 3 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती तब जाके ये प्लेसेंटा मेनली फंक्शनल हो पाता है, और इससे जो मेन हार्मोन निकलता है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब तो है इसका काम बिटवीन मदर एंड फीटस। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें से एक तो है इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन, जो कॉर्पस लूटियम भी कर रहा था, जो जरूरी था कि जो एंडोमेट्रियम है जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा एम्ब्रियो, ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे, शेड ऑफ नहीं हो। यदि प्रोजेस्टेरोन लेवल लो हो गया तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी और अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरियज हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो 3 महीने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम एक बार डिजेनरेट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब उसका काम प्लेसेंटा कर रहा है और हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चों लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाते वक्त बताया था ना कि भाई जब 21 से 23वें दिन पर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, और वो जो प्रोजेस्टेरोन है वो LH को सप्रेस करता है, और LH जैसे ही नीचे आता है कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम की मेंटेनेंस के लिए कि वो बना रहे क्या जरूरी है, LH। लेकिन फिर भी यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फिर कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं होता। तो मैंने आपको बोला था इसका मतलब कोई एक और हार्मोन है
जो फिर LH की जगह कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करने का काम करता है, वो भी कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। और उसका क्या नाम है बच्चों? तो प्लेसेंटा के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पहले अपन लिख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे बच्चों। तो प्लेसेंटा के जो हार्मोन्स हैं उनमें से जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनमें से एक तो है बच्चों HCG, जो LH का काम करेगा। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला कि भाई ये जो HCG है, ये जो प्लेसेंटा है, ये तो कब प्लेसेंटा फंक्शनल होता है? 3 महीने में, जबकि 21 से 23वें दिन पर ही क्या हो जाना चाहिए? कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन चालू हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी HCG कहां से आएगा? तो बच्चों मान लो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, ठीक है, डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा? 14th डे। ओवम कब तक सर्वाइव करता है? ज्यादा से ज्यादा 24 से 36 घंटे। फर्टिलाइजेशन होना होगा तो हो जाएगा, मतलब 15वें दिन पे तो फर्टिलाइजेशन होना होगा तो हो ही जाएगा। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इंप्लांटेशन हो जाता है। यदि मान लो 15वें दिन पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो 22वें दिन पे क्या हो जाएगा? इंप्लांटेशन। और इंप्लांटेशन के पहले ही क्या बन जाती है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। यही ट्रोफोब्लास्ट कोरियन बनाती है, कोरियन ही प्लेसेंटा बनाती है। तो बच्चों जब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बन जाती है ना, वहीं से वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स HCG रिलीज करने लग जाती है। बाद में प्लेसेंटा वही बना रही है तो प्लेसेंटा भी उसको रिलीज करता रहता है। आई बात समझ में? तो एक्चुअली HCG का रिलीज 20 से 21वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी ना बच्चों, जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ था, जरूरी क्या है यहां पर कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके दौरान फर्टिलाइजेशन हो गया, अब आगे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी अगले 9 महीने तक। इनफैक्ट उसके बाद लैक्टेशन के वक्त भी नहीं होती 6 महीने, जब मदर अपने बेबी को मिल्क फीड कराती है बच्चों। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7 दिन बाद ही क्या रिलीज होना चालू हो जाता है बच्चों? 6-7 दिन बाद ही HCG। और ये HCG भी वही काम कर रहा है जो LH कर रहा था, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्लेसेंटा से भी रिलीज होगा बच्चों, ठीक है। तो प्लेसेंटा की बात हो जाएगी। अभी दो मेन हार्मोन बता दिए, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन इसको बोलते हैं बच्चों अपन, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो और हार्मोन्स होते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन भी करता है लो अमाउंट में, और HPL भी करता है बच्चों, जिसका काम होता है शुगर की सप्लाई को मेंटेन करके रखना फॉर द फीटस फ्रॉम द मदर्स ब्लड। ठीक, इतना ही अपने को याद रखना है। तो अब एनसीईआरटी क्या कह रही है पढ़ लेते हैं। बन गया, कैसे बनेगा? इंटरडिजिटेशन से प्लेसेंटा बन रहा है। तो इंटरडिजिटेट हो जाते हैं कौन कौन? कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। समझ में आ गया? एम्ब्रियो से तो CO2 और वेस्ट मटेरियल मदर के ब्लड में ले जाएगा, और मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बच्चे के पास लाएगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो बच्चों, ये यूट्रस है, ठीक, बीच में कैविटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? डेवलपिंग एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को यहां पर क्या है बच्चों? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटल विलाई जो यहां पर, ठीक है। ये किसमें घुस गए बच्चों? एंडोमेट्रियम के अंदर घुस गए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज प्लेसेंटा। यहां पर मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगी, वो किधर आएगी बच्चों? बच्चे के पास आएगी। कैसे आएगी? ये जो बच्चों कोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं अम्बलाइकल कोड। क्या बच्चों? अम्बलाइकल कोड। इसके अंदर बच्चे की ब्लड वेसल्स होती है। इधर से एक वेसल जा रही है जिसको हम कहते हैं बच्चों अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है। 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती है बच्चों। ये इसका ब्लड लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वेस्ट मटेरियल इधर लेकर जाएगी। इसमें से ये सारी चीजें डिफ्यूज होकर इधर आ जाएगी। फिर बच्चों जो प्योर ब्लड है, जिसमें इधर से ऑक्सीजन आ चुकी है और न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, वो एक अम्बलाइकल वेन, एक और वेसल के थ्रू इसके अंदर आ जाएंगे बच्चों। तो ये जो अम्बलाइकल कोड होती है, इसमें 2 तो होती है बच्चों अम्बलाइकल आर्टरी, और एक होती है बच्चों अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल आर्टरीज का काम होता है बच्चे के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर लेकर जाना? टुवर्ड्स द प्लेसेंटा। और अम्बलाइकल वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाना। यहाँ पर फिर दिमाग में घंटी बज रही होगी, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे, ठीक है, कि सर आर्टरी तो यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बात बताते हैं कि आर्टरी और वेन्स, ठीक है, जब डिटेल में आप लेक्चर देखोगे ऐप पे तो वहां बहुत डिटेल में अपने बात करिए बच्चों ब्लड वेसल्स की भी, कि आर्टरी और वेन को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है। वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जाती है वो आर्टरी कहलाएगी, और जो टुवर्ड्स दी हार्ट लेकर आती है वो वेन। तो यहाँ पर बच्चे के हार्ट से अवे जो ले जा रही है वो अम्बलाइकल आर्टरी कहलाएगी, क्योंकि ये बच्चे की वेसल है, और जो ब्लड को बच्चे की हार्ट की तरफ ला रही है वो अम्बलाइकल वेन कहलाएगी बच्चों। इस तरह से बच्चों को अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है, और इस तरह से वो CO2 और वेस्ट मटेरियल मदर के ब्लड में भेजता है बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में?
प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। चारों हार्मोन्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों, लेकिन इसको हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद तो नहीं रहेगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी के साथ ये भी निकल आता है यूट्रस के बाहर बच्चों, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। साथ ही साथ इन चारों हार्मोन्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन भी ये रिलीज करता है बच्चों, एंड दैट इज रिलैक्सिन, जो कॉर्पस ल्यूटेम से भी होता है बच्चों इन दी लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है बच्चों? ये जो पूरा का पूरा बेबी डेवलप हो रहा है बच्चों इनसाइड द यूट्रस हो रहा है, और ये यूट्रस कहां प्रेजेंट होता है? जो हिप बोन्स होती है बच्चों फीमेल्स में, दो हिप बोन्स होती है, एक इधर एक इधर, इस तरह से इन दोनों हिप बोन्स के बीच में कैविटी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी, क्योंकि हिप बोन्स को हम पेल्विक बोन्स भी कहते हैं बच्चों। इसी कैविटी में यूट्रस होता है जिसके अंदर बेबी बन रहा है। अब जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे यूट्रस भी एक्सपेंड होगा बच्चों, और किसके ऊपर फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगी, आउटवर्ड प्रेशर लगेगा बच्चों इन हिप बोन्स के ऊपर। अब यदि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा तो ये भी एक्सपेंड होंगी, स्ट्रेच होंगी। जब स्ट्रेच होंगी तो इनके बीच में जो जॉइंट्स बन रहे हैं उनके रप्चर होने के, डैमेज होने के चांसेस हैं। प्लस जब बेबी की डिलीवरी होगी बच्चों तो इसी पेल्विक कैविटी के थ्रू वो बाहर आएगा थ्रू द वजाइना इनटू द न्यू वर्ल्ड। ठीक, तो बच्चों उसके लिए भी तो, बेबी की डिलीवरी के लिए भी तो जगह चाहिए, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जॉइंट्स के बीच में कि वो इजीली स्ट्रेच हो सके ताकि बेबी बाहर निकल सके। तो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बच्चों इस प्लेसेंटा से ही रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो इस पेल्विक कैविटी की जितने भी जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं बच्चों, कार्टिलेजेस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि वो इजीली स्ट्रेच हो सके विदाउट एनी डैमेज टू द जॉइंट्स ऑफ द फीमेल। ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है। ठीक, आगे बात समझ में। सो इन द लेटर phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Let us remember that the HCG, HPL and relaxin are produced in the woman only during pregnancy. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगेन डबल स्टार मार्क कर लो बच्चों इसको। क्या है कि वे प्लेसेंटा के 5 हार्मोन्स में से वो कौन से 3 हार्मोन हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं? वो कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है HCG, एक है HPL और तीसरा रिलैक्सिन। जो बाकी के दो है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बच्चों, वो तो ओवरी से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रिलीज होते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं होती। ये तीनों सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होंगे बच्चों। फिर इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. Again important है, इसको 1 स्टार मार्क कर लेंगे बच्चों अपन। क्या कह रही है ये लाइनें? ये लाइनें कह रही है कि प्रेगनेंसी में ज्यादातर हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ मदर को ही अपने लिए न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, डेवलपिंग बेबी के लिए भी चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द मदर इंक्रीजेज, और इन इंक्रीज्ड नीड्स को फुलफिल करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी का इंक्रीज होना जरूरी है, एनर्जी प्रोडक्शन का इंक्रीज होना जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी का इंक्रीज होना जरूरी है, और इसके लिए जितने भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका लेवल भी इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई प्रेगनेंसी में ज्यादातर हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। बच्चों इसी डायग्राम में एक और चीज देख लो, ये तो यूट्रस है, नीचे वाला पार्ट कहलाता है सर्विक्स। बच्चों जब तक प्रेगनेंसी चलती है सर्विक्स के अंदर यहां पर म्यूकस का एक प्लग बन जाता है। ठीक है, प्लग ऑफ म्यूकस। इसका क्या काम होता है कि बाहर से, क्योंकि वजाइना बाहर ओपन हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वहां से जर्म्स, बैक्टीरिया, किसी तरह का इंफेक्शन बच्चे तक ना पहुंचे। जस्ट बिफोर द पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी ये म्यूकस प्लग यहां से हट जाता है और इस सर्विक्स और फिर वजाइना से होता हुआ बच्चा बाहर आता है। क्योंकि सर्विक्स और वजाइना से वो बाहर आ रहा है, इसीलिए सर्विक्स की केनाल और वजाइनल कैविटी की केनाल दोनों को मिलाकर हम बर्थ केनाल भी बोलते हैं बच्चों। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स। इम्प्लांटेशन के बाद अपन ने देखा था जो इनर सेल मास है बच्चों वही पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाता है। कैसे बनाता है देख लेते हैं। तो जो इनर सेल मास होता है बच्चों वो किसमें डिफरेंशिएट होता है? 2 जर्मलेट्स में, एक आउटर एक्टोडर्म एंड एन इनर एंडोडर्म। 3 जर्मलेट्स होती है बच्चों अपने अंदर, ये तो आप एनिमल किंगडम में पढ़ लेते हो 11th क्लास में। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों किससे बनेगी? इनर सेल मास से। पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है और उनके बीच में फिर मेसोडर्म बनती है बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो गया इनर सेल मास। देन अब मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। These 3 layers give rise to all tissues in adults. Ultimately इन्हीं से पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है बच्चों। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. तो इसका मतलब ये जो इनर सेल मास की सेल्स है ये टोटिपोटेंट सेल्स है, स्टेम सेल्स है, इनसे एम्ब्रियो की सारी सेल्स बन सकती है। ये जो बच्चों यहाँ पर जर्मलेट्स बन रही है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, स्टेज ऑफ
या प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। कैसे बनती है बच्चों, उसकी डिटेल अगेन आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी ऐप के ऊपर। और इस स्टेज में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसको हम कहते हैं बच्चों गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला किसको बोलेंगे, जब जर्म लेयर्स बनती है बच्चों। नाउ व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब सारी चीजें हो गई बच्चों, तीनों जर्म लेयर भी बन गई, उनसे डिफरेंट टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यू से डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। किस महीने में कौन सी चीज बनती है, कौन सा माइलस्टोन डेवलपिंग एम्ब्रियो अचीव करता है, वो देख लेते हैं बच्चों। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट्स 9 months, ये तो अपने को पता है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स, ये आप पता करना है बच्चों। इसमें एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है, इतना बता देता हूं अभी यहाँ। फाइंड आउट, ठीक है, लिख भी रखा है एनसीईआरटी ने फाइंड आउट, तो फाइंड आउट करना पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया है यहाँ पर, ये नोटिनेस है एनसीईआरटी की कि भाई यहां पर कह दिया कि डॉग्स, एलिफेंट्स और केट का जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है पता करो। तो फिर एनटीए नीट में पूछ सकता है, नहीं पता करा होगा तो चोट हो जाएगी। पता करना, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा यहां पर, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, वहां पर फिर आपको सही आंसर दे देंगे। नाउ इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। तो बच्चों पहले मंथ पे क्या माइलस्टोन आ रहा है इसको अपन मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। 1 month की जब प्रेगनेंसी हो जाती है बच्चों, तो एट द एंड ऑफ 1 month हार्ट बन जाता है। यानी कि 1 महीने की प्रेगनेंसी होते ही मदर की एब्डोमेन के ऊपर यदि हम स्टेथोस्कोप लगाएं, स्टेथोस्कोप समझते हो ना बच्चों, फिजिशियन डॉक्टर के पास जैसे मेरे पास मरीज आते हैं, तो यदि उनकी दिल की धड़कन सुननी होती है या ब्रीदिंग साउंड सुननी होती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ईयर प्लग्स को तो हम हमारे कान पे लगाते हैं, उसमें एक डायफ्राम होता है जिसको चेस्ट पे रखते हैं। उस स्टेथोस्कोप को यदि हम प्रेग्नेंट फीमेल की एब्डोमेन के ऊपर रखें, तो 1 महीने के एंड में हम डेवलपिंग बेबी की हार्ट बीट, हार्ट साउंड सुन सकते हैं बच्चों। क्यों, 1 महीने के एंड में ये बन जाता है। फिर द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। मेंशन कर रखा है ना, सुन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है। फिर आगे अपन और माइलस्टोन देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd month क्या होगा बच्चों, fetus develops limbs and digits। limbs हाथ पैर, digits उनकी उंगलियां बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 weeks फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बच्चों ये जो प्रेगनेंसी है पूरे 9 महीने की, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने यानी कि 4th, 5th एंड 6th सेकंड ट्राइमेस्टर, आखिर के 3 महीने यानी कि 7th, 8th और 9th मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जब तीसरा महीना खत्म होगा 12 वीक यानी कि 1 महीने में हम 4 वीक मानते हैं, हम कहेंगे पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो गया है। यहां तक आते आते मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। ज्यादातर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब बन जाते हैं। ठीक बच्चों, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ये भी बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप हो जाता है, लेकिन मैच्योर नहीं होगा, है ना, गेमीट्स का फॉर्मेशन चालू नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बच्चों। फिर फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। इसके पहले बच्चा टकला होता है, तो 4 महीने तक टकला रहता है, 5वें महीने पे सर पे बाल आते हैं, प्लस मूवमेंट चालू हो जाएंगे, हिलना डुलना चालू हो जाएगा। किक मारता है ना बच्चा, कौन से महीने से चालू होगा, 5वें महीने से। क्यों, किक लात से तो मारेगा, लात मूव करना, पैर मूव करना कब चालू करेगी, 5वें महीने में। फिर बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, 6 महीने हो गए, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। बॉडी के ऊपर हेयर डेवलप हो जाएंगे। आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। अभी तक बच्चे की आंखें बंद थी, आईलिड्स सेपरेट होगी, आंखें खुल जाएगी, ठीक है, और अब पलकों पर आईलैशेस भी डेवलप होंगी। फिर बाय द एंड ऑफ 9 months, जब पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, फीटस इज फुल्ली डेवलप नाउ एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। आई बात समझ में? तो अब खुशखबरी आने वाली है, बच्चा डेवलप हो चुका है, 9 महीने का हो गया है, बाहर आने को तैयार है। बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्चुरेशन। जब बाहर आ जाएगा तो पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध उसको पिलाना होता है, पानी भी नहीं देते बच्चों बाहर से। और जो माँ का दूध होता है, जब माँ अपने बच्चे को अपने दूध को फीड कराती है, उस एक्ट को हम कहते हैं लैक्टेशन। तो 2 चीजें रहेगी बच्चों, एक तो प्रेगनेंसी और फिर लैक्टेशन। लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months,
which is called the gestation period, ऑलरेडी बता दिया बच्चों. Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus or childbirth is called as parturition. क्लियर है यहाँ पर कैसे होगा? जो 9 महीने के बाद जब बच्चा डेवलप हो जाता है तो यूट्रस की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, बच्चों को बाहर धक्का देती है, सर्विक्स और वजाना से होता है वो बाहर आता है, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. होता कैसे है पार्चुरेशन? तो ये जो बच्चा बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इस पूरे एक्ट को हम कहते हैं बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. क्यों? क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन है. जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो कुछ ऐसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, जिनकी वजह से अल्टीमेटली एक हार्मोन रिलीज होता है जो फिर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है बच्चों, जिसकी वजह से फिर बच्चा बाहर आता है. यह हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन. तो ये जो पूरा रिफ्लेक्स आर्क है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं बच्चों फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. तो ये जो सिग्नल्स हैं जो ब्रेन के पास पहुंचने जरूरी हैं कि भाई अब आप ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाओ. कहां से आएगा ऑक्सीटोसिन? एंडोक्राइन सिस्टम में 11th में पढ़ लिया है. दिमाग की घंटी बजाओ, घोड़े दौड़ाओ बच्चों. आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो, जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पर ये ऑक्सीटोसिन बनता है, लेकिन रिलीज कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है बच्चों. ठीक है, तो पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. तो ब्रेन तक सिग्नल गए, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, फिर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है तो एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया. इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कह रहे हैं बच्चों. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू. द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. अगेन क्या कह रहा है? जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा भी फुल्ली फंक्शनल है, पूरी तरह से डेवलप्ड है बच्चों एट द एंड ऑफ 9th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तब इनसे सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन चालू होते हैं, जिसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. अब ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं किसकी मदद से बच्चों? एक हार्मोन की मदद से, दैट इज ऑक्सीटोसिन. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बनता है हाइपोथैलेमस में. Oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? एक चीज को एडिटिंग यहां पर, तो बच्चों यहां पर हो क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है और ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज को और बढ़ाते जाएंगे. इस तरह से एक चेन रिएक्शन चल रहा है, साइक्लिक इवेंट चल रहा है बच्चों, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और बच्चा बाहर आता है बच्चों. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues. कब तक? जब तक कि contractions बहुत ज्यादा strong ना हो जाए. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, which is called as parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled. Baby के पीछे पीछे बच्चों placenta भी बाहर आ जाता है. क्यों? क्योंकि वो बेबी से जुड़ा हुआ है umbilical cord के थ्रू. जैसे बेबी बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से अलग होना चालू हो जाता है और वो भी बेबी के साथ बाहर आ जाता है. फिर करते क्या बच्चों? जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको काट देते हैं और बच्चे भी अम्बिलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा को तो फेंक देते हैं. छोटा सा पार्ट अम्बिलाइकल कॉर्ड का बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा रह जाता है, अम्बिलाइकस के साथ जुड़ा रह जाता है. धीरे धीरे वो टिश्यू ड्राई होकर शेड ऑफ हो जाता है बच्चों. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? कई बार क्या होता है बच्चों, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, 9 महीने पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन चालू नहीं हो रही यूट्रस में, तो कैसे, किस चीज के इंजेक्शन से उनको हम चालू कर सकते हैं? वही पूछ रहा है. ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों. ठीक है, फिर लैक्टेशन की बात कर लेते हैं. द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. बच्चों जब प्रेगनेंसी के 9 महीने कंप्लीट होने वाले होते हैं तभी प्रेग्नेंट लेडी के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क. लेकिन जब तक प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, ये मिल्क सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन इसको सप्रेस करके रखते हैं बच्चों. आई बात समझ में? तो इस कारण से बच्चों जब तक प्रेगनेंसी है, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस चालू तो कर देता है बच्चों, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना तो चालू हो जाता है, प्रिपेयर तो हो जाती है मेमरी ग्लैंड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क, लेकिन लैक्टेशन कब चालू होगा? एज सून एज द डिलीवरी अकर्स. तो जैसे डिलीवरी होती है बच्चों, प्लेसेंटा बाहर आ गया, प्लेसेंटा वाज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन. जैसे वो बाहर आएगा, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और अब मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा इन दी मदर. दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न. इस मिल्क से वो अपने न्यूबॉर्न को फीड करती है.
The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn. तो बच्चों यहाँ पर फिर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो इसको भी अपन डबल स्टार मार्क कर लेंगे और हाईलाइट भी कर लेंगे जो टर्म है इंपॉर्टेंट बच्चों, कोलोस्ट्रम। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, पहले 2-3 दिन मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है बच्चों, पहले 2-3 दिन बोल रहा हूं, थोड़ा गाढ़ा होता है, येलो कलर का होता है, इसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। क्या खासियत है इसकी? इसके अंदर बच्चों IgA टाइप के एंटीबॉडीज ज्यादा अमाउंट में होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में 5 तरह की एंटीबॉडीज होती है, उनमें से एक होती है IgA। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी उसका इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता बच्चों, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो मदर्स मिल्क है इसमें जो IgA एंटीबॉडीज काफी अमाउंट में, ये इस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, एज वेल एज इस मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। इनफैक्ट पहले 6 महीने तक उस बच्चे की जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स है वो ये मिल्क पूरी कर सकता है जो मेमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पहले 2-3 दिन तो उसको कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही। इसके बाद भी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो भी बच्चों न्यूट्रिशनली सफिशिएंट होता है अप टिल 6 मंथ्स ऑफ द बेबी। 6 महीने के बाद बच्चे की पूरी नीड इस मिल्क से पूरी नहीं होती, तो 6 महीने के बाद हम बोलते हैं कि धीरे धीरे बच्चे को बाहर का खाना भी देना चालू कर देना चाहिए। 1 साल तक आते आते जो फीडिंग है वो रोकी जा सकती है और फिर बच्चे को पूरी तरह से बाहर के खाने पर लिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, पहले 6 मंथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बाहर का खाना भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से क्या कंप्लीट होता है बच्चों चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक आध चीजें जो और आपको यहां पर मैं बता सकता हूं, वैसे तो सारी चीजें अब आपको ऐप पे मिल जाएगी, जितना डिटेल में मैं यहां पर जा सकता था चला गया हूं बच्चों, कुछ लिमिटेशन है यहां पर। फिर भी जैसे आपसे एक चीज पूछी जाती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको ग्रेविडेक्स टेस्ट भी कहते हैं बच्चों, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है बच्चों। इसमें एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर एक कंट्रोल मार्क होता है, एक स्ट्रिप होती है बच्चों, लाइन होती है रेड कलर की, ठीक है। उस पर जिस फीमेल को लग रहा है कि भाई वो प्रेग्नेंट है, अपने यूरिन की एक ड्रॉप डालती है। उस यूरिन की ड्रॉप को डालने के बाद ऑलरेडी जो एक रेड लाइन उस स्ट्रिप पे थी वैसी ही एक और रेड लाइन बन जाए तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये? यदि यूरिन में HCG है तो उस स्ट्रिप पे एक केमिकल होता है जो उसको डिटेक्ट कर लेगा और रेड कलर का हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह के रेड कलर का जैसी रेड कलर की लाइन ऑलरेडी उस स्ट्रिप पे थी। HCG यूरिन में तभी होगा जब प्रेगनेंसी है बच्चों, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेगनेंसी टेस्ट बेस्ड होता है। ये पूछा जाता है कब पॉजिटिव हो जाता है, ये यूजुअली 10 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी इंडक्शन। तो प्रेगनेंसी जब इंड्यूस हो जाती है तो उसके 8-10 दिन बाद ये पॉजिटिव आना चालू हो जाता है बच्चों, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन अपन बात करें, क्लीवेज मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको वहां पर समझा रखा है विद द हेल्प ऑफ वीडियोज, एनिमेशंस, इमेजेस बच्चों। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, गैस्ट्रुलेशन अपने आप में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में कई बार इसके बाहर से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहां पर यदि मैं चालू हो गया तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन में 1 घंटा लग जाएगा। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चे रैंक के लिए, भाई जो बच्चे सिर्फ सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं चल जाएगा काम, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। 600 प्लस आ जाएंगे आपके, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपकी अच्छी है और बायोलॉजी में आपने ये सीरीज कर ली तो, ठीक है। बायोलॉजी में आराम से 300, 310, 320 प्लस आप आराम से 340 ले आओगे बच्चों यहां से, लेकिन 355, 360 चाहिए तो फिर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी, एडिटिंग यहाँ पर, तो फिर आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी जो मैं यहां पे उतना डिटेल में नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली आपको लेक्चर्स में सब कुछ मिल जाएगा जो ऐप पर अवेलेबल है, ठीक। अब बच्चों अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपने, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। पहले 2018 की बात कर लेंगे अपन बच्चों। द एम्नियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन यहां से नहीं होगा एनसीईआरटी से, इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों ऐप के ऊपर लेक्चर में। वहां पर आप देखोगे कि ये जो एम्नियन लेयर होती है बच्चों, ये किस किस से बनती है, ये बनती है एक तो एक्टोडर्म से और एक मेसोडर्म से। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ऐप पर जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी, यहां पे इतना डिटेल नहीं जा सकते बच्चों, ठीक है। फिर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, ये तो दे रखा है, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजेंस और ईस्ट्रोजेंस, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। फिर द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये दोनों टर्म्स भी अपन ने पढ़ रखे हैं बच्चों।
इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। से क्या नहीं बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, और स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर बच्चों मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम 1 में आपको फेजेस दे रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनमें क्या होता है, कॉलम 2 में जंबल अप करके दे रखा है, मैच करना है बच्चों। तो ए क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द यूट्रस, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होती है, उस दौरान ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरी में चल रहा होता है, तो ये तो हो गया इसके साथ मैच। सिक्रेटरी फेज जो है बच्चों, सिक्रेटरी फेज के दौरान उसकी हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिल फेज भी कहते हैं, ये हो जाएगा। और जो मेंस्ट्रुएशन है इसके दौरान क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। मैच कर लेंगे तो क्या होगा, आंसर 1 होगा बच्चों। एम्स 2019 के क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains, ये तो मैंने आपको बता दिया, immunoglobulin A। ठीक है, अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पर नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी के बियॉन्ड से क्वेश्चंस कितनी बार आए और कितनी बार पूछे गए हैं बच्चों, तो याद रखो ये जो चैप्टर है प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से पहले भी कई बार पूछे गए और आगे भी बच्चों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे क्वेश्चन देखें उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या चीज है बच्चों, अपन जब तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि कई बार तो जोश रहता है तो बहुत अच्छे से 5 दिन हम लगकर पढ़ लिए, फिर 3-4 दिन बिल्कुल जोश ठंडा पड़ जाता है, कोई ऐसा फेज आ जाता है कि यार मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है सिलेक्शन नहीं होने का, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके लिए एक डंडा जरूरी होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार डे टू डे बेसिस पे ये मॉनिटर करता रहे कि भाई आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसको हम कहते हैं बच्चों मेंटर। एक मेंटर बहुत जरूरी है जो ये देखे कि भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही नहीं चल रही, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है तो उसका समाधान क्या है, कहीं डाउट में अटक रहे हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और बच्चों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एकमात्र ओनली प्लेटफॉर्म है बच्चों इसरल, जहां पर इस चीज का ध्यान रखा गया और मेंटरशिप का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है बच्चों। 3 लेयर, एक मेंटर नहीं 3 लेयर्स पे मेंटरशिप होती है बच्चों। एक तो पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलता है जो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देता है, प्रोग्रेस मेंटर मिलता है जो ये चीज ध्यान में रखता है कि भी आप कितना पढ़ रहे हो, जितना पढ़ना जरूरी है उतना पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और लाइव मेंटरशिप सेशंस टाइम टू टाइम सरान सर के, मेरे, प्रतीक सर के सेशंस होते हैं जिनमें हम आपको गाइड करते हैं। और यदि आप पढ़ते वक्त कहीं डाउट में अटकते, वैसे तो इतना डिटेल में पढ़ा रखा है बच्चों, हर चीज की कहीं अटकोगे नहीं, लेकिन फिर भी यदि कहीं अटकते हो तो उसके लिए फिर 4 लेयर्ड डाउट सॉल्विंग सिस्टम, अगेन इंडिया में एकमात्र ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर 4 लेयर्स का बच्चों डाउट सॉल्विंग है। यूजुअली दूसरी से क्या होता है कि भाई कोई एक आपको फैकल्टी असाइन कर देंगे कि हाँ कि भाई आप कॉल कर लो, डाउट पूछ लो, कई बार वहां पे रिप्लाई नहीं होता है, कई बार आपका आंसर नहीं मिलता है, रात को 2 बजे डाउट आ गया तो आप किससे पूछें। यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए 4 लेयर्स का बच्चों डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रात को 2 बजे पढ़ते हुए भी डाउट आया तो पूछ सकते हो बच्चों, इस तरह का प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो जो बहुत अच्छी रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं उनको तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि भाई अपना समय खराब ना करें। यदि सीरियस स्टडी करनी है तो इतना काफी नहीं होगा, अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप इसको करने के बाद ऐप पे जाके लेक्चर्स को जरूर देखें। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत इजी है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रल मीटर्स उससे बाहर आते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 विद कॉलम 2 आपको मैच करना है बच्चों। इधर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इनके करेक्ट ऑप्शंस आपको मैचिंग इधर से देखनी है और सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ए क्या कह रहा है, प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन तो रिलीज करेगा नहीं, एचसीजी करता है। ठीक है भाई, जोना पेलिसिडा किसकी लेयर है बच्चों, ओवम की। ठीक है बच्चों, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किसमें होती है, मेल में होती है, फीमेल में होती है। क्या काम करती है, मेल में होती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, तो पेनिस में लुब्रिकेशन का काम करेगी। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का तो क्या है, ए का तो है सेकंड, ए की ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है। ये लो खत्म बात, बस चेक कर लो एक बार। बी का थर्ड सही है, सी का फोर्थ
ठीक है बच्चों, डी का फर्स्ट, बिना तीनों को क्रॉस चेक करें कभी भी मार्क मत करना बच्चों, है ना, चारों ऑप्शंस चेक करने। फिर लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बच्चों, न्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड कब होता है? जब फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम के साथ, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा, अपन ने पढ़ लिया बच्चों। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। एक बार इसको पढ़ लोगे तो 340 नंबर तक तो आराम से पहुंच जाओगे, सारी चीजें कर ले। तो फिर भी किसी को चाहिए कि सर वो जो आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3 बायोलॉजी के अंदर, जो रैंक डिसाइड करते हैं, जो अच्छी रैंक लाने के लिए जरूरी है, टॉप 10 लाने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ऐप के ऊपर, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों। इसी तरह से स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे कुशिका मैम, दैट इज सेल, 11th का चैप्टर है बच्चों। हमने आपसे कहा था कुछ 11th के और कुछ 12th के चैप्टर्स हम ऑल्टरनेटिवली लाते रहेंगे, ताकि दोनों क्लासेस का मसला आपको मिलता रहे। आप अपनी पढ़ाई, चाहे वो 12th क्लास में हो बच्चा, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 11th हो, हर किसी की पढ़ाई चलती रहे। दूसरी चीज, जो डाउनलोडेबल पीडीएफ है, मैंने आपको बोला था कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3rd पार्ट हो जाएगा, तब आपको इसकी डाउनलोडेबल पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों अब आप ये डाउनलोडेबल पीडीएफ ऐप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक है कोर्स का, ऐप पे आपको सारी चीजें कहां मिलेगी, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।